जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो महाजनपद है, इन महाजनपदों का उदय किस प्रकार होता है, फिर इनका विकास किस प्रकार होता है, फिर आखिर में जाकर जो मगध महाजनपद सबसे आगे निकल जाता है, जो इसकी मध्य की जो प्रक्रिया है उनको इसके अंदर देखने वाले हैं। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर 44 है और बहुत जो महाजनपद है, महाजनपद पर पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि जो महाजनपद है, महाजनपदों की राजधानी और महाजनपद जो कि वर्तमान में किस क्षेत्र पर है। इसके अंदर हमारा कंप्लीटली रहेगा कि जो महाजनपद है, इन महाजनपदों का उदय किस प्रकार होता है और आखिर में कि जो मगध महाजनपद सबसे आगे निकल जाता है, इसके बीच की जो प्रक्रिया है इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये हमारी महाजनपदों को उदय। तो जो महाजनपद या कहें कि जैसे महाजनपद काल जब आया, या कहें कि जन महाजनपदों का जब उदय हो रहा था, तो उसी समय जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आए थे, या कहें कि इनका भी विकास हो रहा था। तो बौद्ध और जो जैन धर्म है, जो इनकी जो साहित्य है, इन साहित्यों के अंदर हमको जो ये 16 महाजनपद है इनका उल्लेख मिलता है। इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ से जानकारी प्राप्त लेकर हमारे इतिहासकार महाजनपदों के बारे में लेखन कार्य करते हैं। तो इसके अंदर देखें कि जो बौद्ध साहित्य है, इन बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और ये 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद तो जो वर्तमान भारत है इसके अंदर थे और 2 महाजनपद जो कि पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर भी जो गंगा घाटी है, इस गंगा घाटी में अधिकतर महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो इनसे अब जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों से जैसे हमारे इतिहासकार खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, जैसे कि खुदाई के दौरान लोहे के हमको साक्ष्य मिले। इनसे माना जाता है कि भारत में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रयोग किया जाने लग गया था। साथ ही जो चित्रित धूसर भांड जो खुदाई के दौरान जो गंगा घाटी है, यहाँ पर हमको चित्रित धूसर भांड मर्दभांड मिलते हैं। चित्रित धूसर मर्दभांड मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो आर्य लोग हैं वो प्रयोग करते थे। लेकिन वही जैसे महाजनपद का उत्थान होता है तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो आर्य लोग हैं वो आर्य लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए गंगा घाटी के मैदान में आए। यहाँ आकर पहले आर्य लोग पशुपालन करते थे, या कहें कि पशुओं को चराया करते थे और अपना जीवन गुजारा करते थे। लेकिन जैसे वो गंगा घाटी में आते हैं तो इस गंगा घाटी में जो ये पशुपालन की जगह कृषि कार्य करने लगते हैं। और पहले घुमंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य करने लगते हैं तो गंगा घाटी में एक स्थायी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, या कहें कि स्थायी जीवन जीने लगते हैं, जिससे क्या एक समूह के रूप में ये एकत्रित होने लगते हैं। इसी के साथ देखें कि आते आते कि जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, इनके समयकालीन या कहें कि इनके आते आते पहले तो जो आर्य लोग हैं इन क्षेत्रों में आकर रहे, गंगा घाटी के क्षेत्रों में। धीरे धीरे समूह के रूप में बना, फिर कबीलों के रूप में, फिर एक जन का समूह बन गया। फिर धीरे धीरे ये जो कबीले थे, ये कबीले बड़े होते गए, कबीले छोटे कबीले बड़े होते गए। जैसे बड़े होकर ये महाजनपदों के रूप में बदलते गए, या कहें कि एक कबीला दूसरे कबीले पर अधिकार करके उसको अपने अंदर मिलाता गया, और जो कबीले थे या कहें कि जो समूह थे ये बड़े होते गए। बड़े होते होते इन जनपदों का निर्माण हुआ, साथ ही जो जनपदों से महाजनपद का निर्माण हुआ। इसके अंदर देखें कि जो जनपद है, ये जनपदों का विकास, कि जनपद हमने कहा कि जनपदों का विकास हुआ, तो जनपदों का विकास मुख्य रूप से 3 प्रकार से हुआ। जो जनपद थे, जनपदों का विकास मुख्य 3 रूप से हुआ। जो प्रत्येक जनपद है पहले एक कबीले के रूप में था, या कहें कि लोगों का एक समूह था, या कहें कि जन थे, जन एक जनपद का छोटा रूप है, या कहें कि लोगों का समूह था। अब लोगों के समूह से जो जनपद बने तो 3 प्रकार की अवस्था
हुई होगी शायद। जैसे कि जो कुछ जो जन थे, जो बड़े कबीले थे, जो बड़े कबीले थे, जो बड़े कबीले थे, वो बड़े कबीले अकेले ही, बड़े कबीले अकेले ही जनपद के रूप में बदल गए। जो बड़े कबीले थे वो अकेले ही जो एक जनपद के रूप में बदल गए। जैसे कि मत्स्य महाजनपद, जो कि अकेले ही एक कबीले से महाजनपद के रूप में बदला। ऐसे के साथ चेदी महाजनपद और काशी महाजनपद ऐसे उदाहरण है जो कि अकेले ही कबीले थे, अकेले कबीले जो कि बाद में महाजनपदों के रूप में बदल गए। साथ ही जो दूसरा रूप, विकास का रूप है, यह है कि दो या दो से अधिक जो छोटे छोटे दो कबीले थे, या कहें कि दो या दो से अधिक कबीले आपस में मिलकर, दो या दो से कबीले आपस में मिलकर ये जनपद का निर्माण करें। दो या दो से कबीले भी आपस में मिलकर जनपद का निर्माण करें। साथ ही जो कमजोर कबीले थे, तीसरा रूप यह हो सकता है कि ये साथ ही जो कबीला, छोटे छोटे कबीले थे, उन पर कोई बड़े कबीले ने कब्जा कर लिया, या कहें कि छोटे कबीलों पर आधिपत्य, या कहें कि विजय, उन पर विजय प्राप्त कर कर उनको अपने अंदर शामिल कर लिया, शामिल कर कर जो कि महाजनपदों का निर्माण किया। जैसे कि एक अजय कबीला को शामिल कर लिया गया था। कहने का मतलब है कि जो जन है, या कहें कि जो कबीले, छोटे छोटे कबीले थे, इन कबीलों से ही महाजनपदों का निर्माण हुआ। जैसे कि 3 प्रकार से हुआ कि कुछ तो कबीले अपने आप में इतने बड़े थे कि वो खुद ही महाजनपद बन गए, है ना, और कुछ कबीले ऐसे थे जो 2 या 2 से अधिक कबीले मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करें, और कुछ कबीले बहुत कमज़ोर थे और कुछ कबीले ताकतवर थे। जो ताकतवर थे वो छोटो जो कमज़ोर कबीले थे उन पर अपना अधिकार कर लिया, या कहें कि उनको अपनी प्रभु सत्ता में लेकर महाजनपदों का निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ जो महाजनपद है, कि हमने देखा कि जो वैदिक काल जैसे ही जाता है और ये यहाँ पर लगभग इसी समय जब जाता है, समाप्त होता है, तो इसी समय जो कि राज्यों का विकास होने लगता है, या कहें कि महाजनपदों का विकास होने लगता है। इन महाजनपदों के विकास होने के प्रमुख कारण थे कि लोहे का प्रयोग, कि इसी समय आते आते लोहे का प्रयोग किए जाने लग गया भौतिक रूप से, यानी कि खूब लोहे का प्रयोग किया जाने लग गया। जैसे क्या हुआ कि जो लोहे के औजार बनाने लग गए, औजारों से कृषि कार्य किया जाने लगा, जिनसे कृषि उत्पाद अधिक आने से जो कि राज्य समृद्ध होते गए, या कहें कि शक्तिशाली होते गए। साथ ही जो लोहे का प्रयोग से ये सहायता हुई कि जो दलदलीय भूमि थी, जो नदियों की दलदलीय भूमि थी, जैसे लोहे का प्रयोग किया जाने लग गया तो दलदलीय भूमि में रहना, जो दलदलीय भूमि थी, इस दलदलीय भूमि में रहना कठिन, सुविधाजनक हो गया। इसके कारण जो लोग उत्तर पश्चिम, या कहें कि जहाँ पर आर्य लोग रहते थे, वहाँ से आकर लोहे के प्रयोग के कारण जो गंगा घाटी है, जहाँ पर दलदलीय भूमि थी, यहाँ पर भी लोग आसानी से रह सके थे। इसलिए जो कि महाजनपद बढ़ते गए। इसी के साथ साथ कि जो गंगा नदी है, जैसे ही लोग जो गंगा का घाटी क्षेत्र यहाँ पर रहने लग गए, तो ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी एक मार्ग के रूप में कार्य करती थी, या कहें कि जल मार्ग के रूप में कार्य करती थी, जिसके कारण कि व्यापार, जो कि गंगा नदी एक व्यापार के अंदर सहायक हुई, जिससे यहाँ पर आर्थिक विकास हुआ। साथ ही ये जो गंगा नदी है, जो कि ठेठ समुद्र तक जा सकती थी, और समुद्र के साथ ये अन्य जगहों से भी व्यापार करने में सिद्ध हुई। कहने का मतलब है कि लोहे के प्रयोग से भी जो महाजनपदों का विकास में बहुत योगदान हुआ। साथ ही जो गंगा नदी है, जो कि व्यापार करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। इसी के साथ साथ इसी समय पर जो कि व्यापार करने में, या कहें कि मुद्राओं का प्रचलन भी आ गया, मुद्राओं का प्रयोग भी किए जाने लग गया था। पहले वस्तु विनिमय थी कि एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु लेते थे, लेकिन इसी समय मुद्राओं का प्रयोग भी किए जाने लग गया, जिसके व्यापार में बढ़ोतरी हुई, या कहें कि व्यापार करने में सुविधाजनक हो गए। इसी के साथ साथ उद्योग धंधे भी विकसित होने लगे, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, रथ का निर्माण करने वाले कुम्हार, इसी के साथ साथ सोने का कार्य करने वाले सुनार, ऐसे कुछ समूह का निर्माण हुआ जो कि एक विशेष कार्य करते थे, है ना, एक विशेष कार्य करते थे। जो नगर में जो विशेष करने वाली जो श्रेणी थी, जिसको कहा जाता था श्रेणी,
श्रेणियों का मुख्य होता था, जो कोई विशेष प्रकार का कार्य करता था, जो कि श्रेणियों के रूप में थे। इन श्रेणियों का मुख्य हुआ करते थे, जिसको कहा जाता था जेतथाक। साथ ही इनके जो श्रेणियों के मुख्य थे इसको श्रेष्ठी भी कहा जाता था। इसी के साथ साथ जो गांव होते थे, गांव में जो मुखिया हुआ करता था, या कहें कि जो गांव में जिस प्रकार नगरों में श्रेणियाँ हुआ करती थी, उसी प्रकार गांव में जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था वो था गृहपति। इस गृहपति के पास बड़ी बड़ी जमीन का भूभाग हुआ करता था, जिस पर ये लोगों को कृषि कार्य के कृषि करवाने के लिए लगवाता था। इसी के साथ साथ जो शासक के रूप में देखें कि शासक के रूप में तो शासक जो उस समय महाजनपद थे, तो महाजनपद का जो पूर्वी इलाका था, जैसे कि मगध, इन इलाकों में जो शासक हुआ करते थे, इस शासक को सम्राट कहा जाता था। और ये सम्राट वंशानुगत होते थे, यानी कि जैसे राजा मरता था, राजा के मरने के बाद उसी के वंश का व्यक्ति राजा बनता था। यानी कि जो सम्राट हुआ करते थे, सम्राट वंशानुगत होते थे और ये पूर्वी भाग में हुआ करते थे। इसी के साथ साथ जो महाजनपदों का जो दक्षिणी भाग था, इस दक्षिणी भाग के जो शासक हुआ करते थे, शासक को भोज कहा जाता था। जो दक्षिण में जो महाजनपद थे, इसके जो शासक हुआ करते थे, इसको भोज कहा जाता था। और ये भोज जो कि वंशानुगत नहीं थे, बल्कि ये कुछ समय के लिए ही शासन करते थे, बाद में उनको हटा दिया जाता था और फिर दूसरा नया शासक आ जाता था। इसी के साथ जो पश्चिम है, या कहेंगे गुजरात वाला क्षेत्र है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, इस कच्छ वाले क्षेत्र में जो शासक होते थे, शासक को सौराट कहा जाता था, जो कि एक श्रेणी, जो कि कुलीन या कहेंगे जो धनवान श्रेणियाँ होती थी, इन धनवान श्रेणियों का शासन हुआ करता था। इसी के साथ जो उत्तर के जो महाजनपद थे, उत्तर के महाजनपद के जो शासक थे, इन शासक को विराट कहा जाता था। उत्तर के जो महाजनपद थे, इनके जो शासक थे, इन शासकों को विराट कहा जाता था, विराट। और ये विराट जो शासक होते थे, जो कि जनता चुनती थी, या कहें कि जनता कुछ समय के लिए किसी और को और कुछ समय के लिए किसी और को जनता अपनी इच्छा के अनुसार शासक बनाती थी। इसी के साथ साथ जो मध्य महाजनपद थे, गंगा घाटी के जो मध्य महाजनपद थे, इनके अंदर जो शासक होते थे, इन शासकों को राजा कहा जाता था। ये राजा जो कि पारंपरिक रूप से, जो कि प्राचीन समय से जो नियम कानून चले आ रहे थे, उन्हीं के हिसाब से राजा बनते थे। ठीक, जो ये राजा थे, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इन राजाओं ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए नौकरशाही की स्थापना की, जैसे कि पुरोहित वर्ग जो कि पुजारी वर्ग का कार्य करता था, साथ ही सेनापति जो कि सेना को नियंत्रित करने का कार्य करता था। इसी के साथ साथ जो अन्य मंत्रीगण भी हुआ करते थे, जो कि अनेक कार्य किया करते थे, अनेक कार्यों के प्रमुख हुआ करते थे। मंत्री जैसे ही राजा नौकरशाही की स्थापना करता है, तो राजा का, या कहेंगे राजा की शक्तियाँ बढ़ जाती है, राजा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है। साथ ही जो ये नौकरशाही है, या कहें कि नौकरशाही की जैसे ही राजा स्थापना करता है, तो नौकरशाही को वेतन भी देना आरंभ कर देता है, या कहें कि वेतन देता है। इन वेतन को कहा जाता है रतिन। जो नौकरशाही को वेतन दिया जाता है, इन वेतन को रतिन कहा जाता है। इसी के साथ साथ देखें कि हमने देखा कि जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर गणतांत्रिक रूप से कार्य किया जाता था, या कहें कि वहाँ पर राजा पहले हुआ करता था, लेकिन जनता ने बाद में वहाँ पर गणतांत्रिक प्रणाली की स्थापना कर दी, जहाँ पर जो कि जनता की इच्छा के अनुसार वहाँ पर राजा चुना जाता था। जैसे कि गणराज्य पद्धति, जैसे कि आज वर्तमान में हुआ करती है, इस गणराज्य पद्धति के अनुसार, जैसे कि लक्षवी संघ, सादी मल्ल राष्ट्र, साकीय कुल, इसी के साथ राम ग्राम के जो कोलिया है, कोलिया एक जाति है, यहाँ पर जो शासन जो कि गणराज्य या कहेंगे गणराज्य पद्धति पर था, जहाँ पर जो जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जाता था, यानी कि वहाँ पर राजा वंशानुगत नहीं था, बल्कि जनता अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर चुनाव करती थी। इसी के साथ साथ जो 16 महाजनपद है,
जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जैसे कि मगध महाजनपद, वतस महाजनपद, कौशल महाजनपद और अवंती महाजनपद। ये 4 महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। इन चारों महाजनपदों में जो कि वैवाहिक संबंध थे, यानी कि इन चारों महाजनपदों के मध्य वैवाहिक संबंध थे। इसी के साथ साथ ये चारों महाजनपद एक दूसरे पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, या कहें कि एक दूसरे पर दूसरे जो कि महाजनपद था उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन चारों के मध्य समय समय पर लड़ाई भी होती रही, है ना। लेकिन आखिर में जाकर जो मगध राज्य है, जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद विजयी रहा और मगध महाजनपद के अधिकार क्षेत्र में ये सभी महाजनपद आ गए। इसके बाद में हम देखेंगे कि आखिर वो मगध महाजनपद में ऐसे क्या गुण थे जिसके कारण मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। तो अगली हमारी जो सीरीज होगी, सीरीज नंबर 45, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मगध महाजनपद है इसके उत्थान के कारण क्या थे। फिर मिलते हैं।